सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। आज सुबह की चाय के साथ साथ चर्चा भी होगी और हम बात करेंगे आपके वर्तमान और भविष्य के बारे में, और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम बातचीत की शुरुआत करें, एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां सह प्रायोजक। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब से। लेकिन एक चीज जो हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि 3 चीजें हमारे साथ साथ चलती हैं हमारे जिंदगी के साथ: भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत वो है जिसे हम बिता चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने भूत पर ना तो नजर डालना चाहते ना उसके बारे में सोचना चाहते, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने भूत में ही जीते हैं, यानी भूतकाल में ही जीते हैं और उसे ही एंजॉय करते हैं। वर्तमान वो जो आज हमारे साथ हो रहा है और जिस तरह की कोशिश और मेहनत हम कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि हमारा भविष्य बेहतर बन सके। बिल्कुल ठीक, यही मेरे ख्याल से होता है। बिल्कुल सही। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने भूत में जाना नहीं चाहते जी। और बहुत सारे लोग अपने भूतकाल को ही एंजॉय करते हैं। ठीक बात कि है। हमारे बाप दादा के पास इतनी जायदाद थी, ये था और वो था। अतीत में रहते हैं। अतीत में रहते हैं। वर्तमान वो जो आज हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हमारा भविष्य बेहतर रहे। बिल्कुल सही। भविष्य जानने के तरीके बहुत सारे हैं। जी 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 जी। चाहे हस्तरेखाओं के जरिए हो, जी। आप हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं, जी। चाहे वो आप अपनी कुंडली बनवाए एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, या फिर टैरो कार्ड रीडर आजकल हो गए, टैरो वो कार्ड भी आपके- है, हाँ, मस्तक। न्यूमरोलॉजी भी है, बहुत सारी जी, जी, पद्धति हैं। लेकिन आप चूंकि हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हैं वास्तु के साथ साथ, जी जी। ये हस्तरेखाओं से किस तरह हम भविष्य जान पाते हैं? हस्तरेखा जो है ये सामुद्रिक विज्ञान में आता है, यानी कि शरीर की जितनी भी रचनाएं हैं, आँख कैसे हैं, बाल कैसे हैं, मस्तक कैसा है, नाक कैसी है, कान कैसे हैं, होठ कैसे हैं, गर्दन कैसी है, व्यक्ति की हाइट कैसी है, उसका वजन कैसा है, मोटा है कि पतला है, उस पर निर्भर है हाथ की रेखाएं। यानी हाथ की रेखाएं सबकी एक जैसी तो होती नहीं है, पर रेखाओं के साथ हम ये भी देखना पड़ता है कि जिसका हम हाथ देख रहे हैं, रेखाओं का निरीक्षण कर रहे हैं, तो ये भी ध्यान देना पड़ता है कि इसका रंग रूप कैसा है, इसकी चाल कैसी है, इसकी आवाज़ कैसी है, इसकी हाइट कैसी है। तो उस पर भी सारी बातों का समायोजन करने के बाद में कह पाते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी। लेकिन हमने ये भी सुना है कि जो हस्तरेखाएं, हाथ की जो रेखाएं हैं, जी। वो समय समय पर बदलती रहती हैं। तो ये समय समय पे जो बदलती रहती हैं, तो क्या जो भाग्य है वो भी समय समय पे बदलता रहता है? हाँ, मतलब ऐसा है कि रेखाएं तो बदलती रहती हैं, पर जो मूल रेखाएं 4-5 रेखाएं हैं वो नहीं बदलती हैं। उनके आसपास की रेखाएं हैं वो कभी रेखाएं काट देती हैं, कहीं बन जाती हैं, कहीं मिट जाती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हम लोग सो के उठते हैं सुबह 5 बजे और ये रूटीन चल रही है हमारी पिछले 5-6 साल से, और अचानक कुछ फ़र्क आता है कि हमारी रूटीन चेंज होती है तो रेखाओं में फ़र्क आएगा। हमारी संगत यदि बदलती है तो रेखाओं में फ़र्क आएगा। यदि हमारा व्यापार बदलता है तो रेखाओं में फ़र्क आएगा, उसमें लाभ होगा कि हानि होगी। रेखाएं आपकी भाग्य रेखा हो सकता है काट दे या हो सकता है उसमें समर्थन दे दे। तो छोटी छोटी रेखाएं वो मिटती हैं, बनती हैं, ये बात तय है। पर जो मुख्य रेखाएं वो कभी भी मिटती नहीं है, वो वैसे की स्थिर रहती हैं। अच्छा, एक और चीज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या तीनों चीजें मौजूद हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य? क्या इससे तीनों चीजों के बारे में पता लगाया जा सकता है? क्योंकि आमतौर पे देखते हैं जब भी कोई हाथ देखता है तो शुरुआत वो करता है भूत से, जी, अतीत से। जी। तो मतलब हस्तरेखा देख के भूत और वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में भली भांति जाना जा सकता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जब कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथ देखता है तो पहले बात करता है भूतकाल की। उसके पीछे उसकी मानसिकता ये होती है कि जिसका कि मैं हाथ देख रहा हूँ उसे ये लगे कि हाँ मुझे हाथ देखना आता है। उसकी कुछ घटनाएं यदि मेल खा जाती हैं, विश्वास दिलाना होता है। हाँ, कुछ घटनाएं मेल खा जाती हैं तो जो जातक है, दिखाने वाला है, वो समझता है कि नहीं जो मेरे सामने बैठे हैं ये विद्वान आदमी हैं। तो एक पॉजिटिव उस पर इफेक्ट होता है। इसके लिए भूतकाल की बातें पहले करते हैं, और अचानक बात शुरू कर दे भविष्यकाल की तो जो उसने देखा नहीं है, भोगा नहीं है, वो कैसे विश्वास करे कि हाँ मुझे गाड़ी आएगी या मेरा नुकसान होगा या मेरी शादी टाइम पे हो जाएगी या भागीदारी में काम सही होगा, कैसे विश्वास करे? आपको क्या लगता है ये जो हस्तरेखाएं जो बताई जाती हैं जी, एक्यूरेसी कितनी है, कितने % एक्यूरेसी होगी इसमें? इसमें ऐसा है कि देखने वाले के ऊपर निर्भर है कि जो हाथ देखते हैं उनकी विद्वता और उनका अनुभव कैसा है। तो जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है उसमें तो एक्यूरेसी पूरी 100% रहती है, क्योंकि वो पूरा गणित के ऊपर आधारित है। और जैसा कि मैंने कहा कि पामिस्ट्री में हस्तरेखा में बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं कि शरीर का रंग कैसा है, उस पर भी यदि वो सही तरीके से तुलनात्मक रूप से अनुभव के आधार पर कह सके तो
90% सही बात जाती हैं, और 90% बात सही जाना भी अपने आप में एक चमत्कार वाली बात होती है। चलिए 90% सही होता है जो हस्तरेखाएं, लेकिन आमतौर पे हमने देखा है सड़क किनारे भी लोग बैठे होते हैं और वो भी हाथ देखकर आपके भविष्य के बारे में बता देते हैं और अतीत के बारे में जो वो शुरुआत करते हैं। जी। कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि तुक्का लग जाता है। सही बात है। जो लोग बैठे होते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं, जी। तुक्के से भी काम चला लेते हैं। बहुत बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो ऐसा ही। आपको लगता है कि थोड़ा बहुत इस प्रोफेशन में ऐसा भी है कि 10 या 20% लोग ऐसे होंगे जो विद्वान होंगे, बाकी तुक्के से ही काम चलाते हैं? हाँ, तुक्का है, और दूसरा क्या है, साइकोलॉजी रीडर बहुत होते हैं। वो समझते हैं कि क्वेश्चन क्या किया है, तो क्वेश्चन के आधार पर समझ जाते हैं कि जो प्रश्न करता है वो आखिर में पूछना क्या चाहता है। तो उनके अनुभव के आधार पे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और कुछ तुक्का के आधार पे बात सही निकल जाती है। और ये लोग चतुर भी बहुत होते हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, तो बात करने में इतने चतुर होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि कैसे कहाँ बात, यदि कोई बात कह दी और मान ली बात गलत जा रही है, तो उसको कैसे संभालना है, वो पूरी बात अच्छे ढंग से सामने वाले को पूरी तरीके से कन्विंस कर सकते हैं। चलिए, ये तो हस्तरेखाओं पे बात हुई, लेकिन जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए अगर वो अपना हाथ आपसे दिखाना चाहें जी, तो कैसे आप तक पहुंचे, कैसे वो भिजवा सकते हैं हमारे जरिए, अगर वो चाहें कि आप उनका हाथ देखें? जैसा कि मेरा नाम आपने बताया ही है। नाम भी दे दिया मैंने, मोबाइल नंबर भी दे दिया, लेकिन अगर वो हमारे जरिए, हमारे चैनल के जरिए, हाँ। अगर आप तक क्या हाथों का वो फोटो स्टेट कॉपी करा के या कुछ इस तरह से करके भेज सकते हैं? फोटो स्टेट इंप्रेशन में उतनी बात नहीं आती है, हस्तरेखा की बात तो आ जाएगी, जो रेखाएं उनका ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन हाथ में ये भी देखना पड़ता है कि उसमें लालिमा है कि नहीं, पीलापन है, कमजोर है, वो लचक है कि नहीं, ठोस है, कठोर है, रूखा है, तो कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें आपके इंप्रेशन में नहीं आएंगी, छाप से नहीं मालूम पड़ेंगी। छाप से सिर्फ मालूम पड़ेंगे रेखाओं की जो उतार चढ़ाव वो पता पड़ेगा, तो बात थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। लेकिन कोई एक्यूरेसी कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई ये पूछना चाहता हो कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा, मैं भाग्यशाली हूँ कि नहीं, तो हम ये बता सकते हैं हाँ भाग्यशाली हो, लेकिन कौन से समय से भाग्यशाली हैं वो भी आ सकता है, लेकिन कितनी एक्यूरेसी है, वो कितना समय काल तक उसमें कोई उतार चढ़ाव आएगा वो नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि उसमें कलर नहीं आएगा ना आपके, कि लालिमा है कि पीलापन है कि रूखा है कि चिकनापन है, शाइनिंग कैसी है, वो सारी बातें उसमें इंप्रेशन में, छाप में हमें नहीं मालूम पड़ेंगी। लेकिन 60% तो हो सकता है बड़े आराम से। चलिए 60% हो सकता है, और ये प्रावधान हम बहुत जल्द ही करने वाले हैं कि अगर 95% नहीं तो 60 to 70% आप जरूर जान पाए कि आपकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं और आपका भाग्य किस तरह का है, ये हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से आप जानना चाहते हो तो मोबाइल नंबर आपके सामने है 9820045774। आप इस नंबर पर संपर्क करके जान सकते हैं। चलिए, ये तो हस्तरेखाओं की बात हो गई क्योंकि आप विशेषज्ञ हैं, लेकिन सही मानों में जो दर्शकों को हमारे फायदा होगा वो वास्तु से होगा। जी, वास्तु पे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, और नवरात्रा के दौरान आपने जो पहले बताया था वो एक बार फिर हम रिपीट कर दें कि बार बार किचन का जिक्र आया था कि किचन को आप जितना साफ सुथरा, जितना बेहतर रखें, एक मंदिर समान अगर रखें नवरात्रि के दौरान, तो पूरे साल सुख बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नवरात्रा के अलावा अगर बात की जाए तो अपने घर को किस तरह रखना चाहिए, उससे एक तो देखने में भी बेहतर रहे, जो आए उन पे भी हमेशा लोग चाहते हैं कि जो भी उनके घर मेहमान आए एक अच्छा इंप्रेशन लेके जाए उनके घर के लिए, देखने में भी बेहतर हो और वास्तु के अनुसार भी वो वाकई में लाभदायक हो। वास्तु का जैसे मैंने विशेषज्ञ हूँ, मैं थोड़ी जानकारी रखता हूँ, तो उस आधार पर ऐसा है कि जीवन में 50% फर्क पड़ता है आपके भाग्य का जी, और 50% फर्क पड़ता है आपके वास्तु का, प्लेसमेंट का, वो कैसा है। यदि भाग्य आपका बहुत प्रबल है, बहुत अच्छा है, वास्तु कितना भी खराब हो अपना असर तो करेगा, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि आपका भाग्य प्रबल है, दिनमान स्ट्रांग है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं किसी का भी भाग्य जीवन भर एक जैसा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते ही, चाहे कोई भी हो। तो जब समय खराब आएगा और वास्तु भी यदि खराब हो, दूषित हो, तो आदमी को तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। यदि भाग्य ठीक है और वास्तु भी उनका ठीक है तो चौके छक्के लगने लाजमी है। और यदि वास्तु खराब है और समय भी खराब आ गया आपका, तो ऐसे में आदमी कहीं का नहीं रहता है, सीधे वो हर तरह की त्रासदी और संकट से गुजरना ही पड़ता है। तो कहने का अभिप्राय यह है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक होंगे, वो यकीनन जानना चाहते होंगे, अगर
थोड़ी सी भी परेशानी से गुजर रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तु का दोष है इसमें, जी, तो उन्हें बाहर निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें छोटी छोटी बातें, जैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था कि घर से जब बाहर निकलें तो अपना जो फेस यानी मेन एंट्रेंस जो है उसका बहुत असर पड़ता है। तो निकलते समय अपना मुंह होना चाहिए ईस्ट में या नॉर्थ में, कोशिश करनी चाहिए कि दक्षिण या पश्चिम की तरफ के गेट नहीं हो। दूसरी बात यह है कि घर में सफाई पे बहुत ध्यान दें। हम लोग सेंटिमेंट में आके कई पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी मशीनें हैं, कुछ ऐसे सामान हैं जो रखते हैं जो अपने कोई काम के नहीं है, उनका प्रतिकूल निगेटिव एनर्जी का बहुत असर होता है। यानी वास्तु का मतलब है कि सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी हमारे पूरे घर में व्याप्त हो, चाहे वो रख रखाव के मामले में हो, चाहे वैचारिक रूप से हो, यानी वाणी का भी दोष पड़ता है। ऐसा नहीं सिर्फ सामान का है, यदि आप बोलचाल आपकी ठीक नहीं है, बात बात में आप क्रोध करते हैं, सोच आपकी अच्छी नहीं है, तो उसका भी पूरे वातावरण को दूषित करता है, उसका अपने जीवन में यानी कि वर्तमान काल में उसी से फिर फर्क पड़ता है, आपके भविष्य पे भी बहुत गहरा असर पड़ता है। यानी बातचीत पे ध्यान दें, रख रखाव ठीक रखें, छोटी मोटी बातें जैसे मैंने कहा रसोई होनी चाहिए साउथ ईस्ट में है, पूजा घर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में है, बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट में, जो घर का मुखिया है मालिक है वो अपने रहे साउथ वेस्ट में सोएं तो अच्छा रहेगा, उनका नियंत्रण रहेगा। यदि ठीक उल्टा हो जाएगा साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी हम कहते हैं नैत्य कोण में, वहाँ यदि घर की संतान सोती है या छोटा भाई सोता है तो होगा ये कि उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपस में कंट्रावर्सी होगी, कलेश होंगे। तो घर में कैसे सामंजस्य बना रहे उसके लिए सारी व्यवस्था है कि जो घर का मुखिया है वो कहाँ सोए। अभी घर की सारी व्यवस्था हम करेंगे जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Sahara Samay and BSNL together, connecting India. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ, और वो बता रहे थे कि आप अपने घर को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो निगेटिव एनर्जी है उसको आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं अपने घर से, और अगर वाकई में घर में पॉजिटिव एनर्जी ही हो चारों तरफ तो फिर पूरे जीवन में सकारात्मक रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव होने बिल्कुल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, जैसे आपने कहा एंट्रेंस जिस तरह से होना चाहिए जी, लेकिन बड़े शहरों में मुमकिन नहीं है। जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जी जी जी, टावर्स में रहते हैं, वहां पे वो अपने अनुसार बना नहीं सकते। बिल्कुल सही है, लेकिन कम से कम घर के अंदर तो वो कर सकते हैं। जी, जैसे हॉल है, हॉल को वो किस तरह से रखें, हॉल में वो बैठक कहाँ बनाएं, वो टेलीविजन सेट कहाँ पे रखें, डाइनिंग टेबल किस ओर होना चाहिए, ये कुछ जरूर इसमें एक कुछ प्रिंसिपल हैं कि जैसे वास्तु के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि जहाँ तक हो सके साउथ यानी दक्षिण और वेस्ट यानी पश्चिम ये भारी हो या वजन हो, और जो उत्तर है नॉर्थ और ईस्ट यानी पूरब वो हल्का हो। कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम बैठें तो इस तरह हम व्यवस्था करें कि टीवी यूनिट है वो कहाँ रखें, हम रखें साउथ में रखें, दक्षिण में रखें, और देखते समय हमारा फेस जो है वो होना चाहिए उत्तर में या पूरब में। उत्तर में या पूरब में रहता है तो हमें उस चीज़ को जो अच्छी बात है ग्रहण करने में हमें काफ़ी सुविधा होती है। तो उनमें जो पावर है दक्षिण में उतना नहीं है जितना कि उत्तर में है और पूरब में है। यानी हमें टीवी देखना हो, किसी से बात करनी हो, तगादा करना हो, किसी को समझाना हो, तो हमें जहाँ तक कोशिश करनी चाहिए कि हमारा फेस रहे उत्तर में या नॉर्थ में या ईस्ट में। तो जब हम टीवी देखेंगे या किसी से बात कर रहे होंगे तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो कि ऑटोमेटिकली हम जब बैठें तो हमारा फेस कहाँ रहे, नॉर्थ में रहे, उत्तर में, या फिर रहे पूरब में यानी कि ईस्ट में। तो और सामान भी जैसे कि मान लीजिए अपना बेडरूम है तो सामान वहाँ पे वार्डरोब कहाँ लगाएं, तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि साउथ हैवी रखें तो वार्डरोब कहाँ चला जाएगा अपना साउथ की तरफ में, तो बैलेंस हो जाएगा और आपका नॉर्थ हल्का रहेगा। क्योंकि पैसा जो आता है, धन जो आता है वो आता है नॉर्थ में से, उत्तर में से आता है। उसका जो अधिपति है वो कुबेर देवता है, तो कुबेर यदि उसको ब्लॉक कर देंगे, हैवी कर देंगे, बंद कर देंगे तो स्वाभाविक है कि आपको प्रॉब्लम होगी। और ये अनुभव की बात है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कहीं लिखा हुआ और हमने कह दिया है, ये साइंटिफिक है। तो नॉर्थ और ईस्ट यानी कि ये हल्का रहे, खुला रहे, और साउथ और वेस्ट ये बंद रहे, हैवी रहे,
पैक रहे तो उससे फर्क पड़ता है। तो ये बातें सारी चीज में आती हैं। जैसे कि हम पढ़ाई भी कर रहे हो, अपना अकाउंट भी कर रहे हो, किसी को समझा भी रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि नॉर्थ की तरफ हम फेस कर लें, यानी कि दिल्ली की तरफ फेस कर लें। सही बात। और कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि धन आने का जो रास्ता है उसे खुला रखिए आप, बिल्कुल, और धन जहां से जाने का रास्ता है उसको पूरी तरह से ब्लॉक बंद करें। बिल्कुल ताकि धन आ तो जाए लेकिन वो बाहर ना जा पाए, बाहर जाए लेकिन सही कार्यों में खर्च सही हो, कार्यों में जाए, फजूल खर्ची ना हो। हाँ, और फिर वापस फिर आए, जाए 4 और आए 40, तो ऐसी व्यवस्था वास्तु के अंदर है। चलिए, ये वास्तु के अनुसार, हालांकि जिस तरह से बताया डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब ने कि एंट्रेंस कहां से होना चाहिए, लेकिन आमतौर पर अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में बहुत ही मुश्किल होता है कि आप वास्तु के अनुसार एंट्रेंस या एग्जिट बना पाए। लेकिन अगर आप कहीं जगह लेके, जमीन लेके खुद का घर बना रहे हैं तब तो आप इस बात का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन बने बनाए फ्लैट्स अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ये ख्याल रख पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कम से कम घर के अंदर का वातावरण या फिर वास्तु के अनुसार आप अपने घर को सेट कर सकते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी हो आपके पूरे घर में। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आदमी जी तोड़ मेहनत करता है धन कमाने के लिए, तो धन जिस तरफ से आ रहा है उस रास्ते को तो कम से कम खुला रखना बिल्कुल होगा सही, आपको। बिल्कुल सही। और जिस तरफ भारी रखना है, एक बार वापस से बता दीजिए। नॉर्थ, मैंने कहा कि दक्षिण, यानी कि दक्षिण। साउथ और पश्चिम, वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम जो है वो ब्लॉक रखें, वो ब्लॉक रखें, बंद रखें, हैवी रखें। खिड़की नहीं हो, खिड़की रखनी भी हो तो कम से कम खिड़की हो कंपेयर टू नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि वो खिड़की बड़ी हो, ज्यादा हो उस तरफ में, और यहाँ खिड़की कम हो या बंद हो तो बहुत फर्क पड़ेगा। और ये भी कोशिश की जाए घर में या अपनी फैक्ट्री में या अपने ऑफिस के अंदर कम से कम सामान रखें। बहुत ज्यादा सामान रखना, यदि जगह के क्षेत्रफल के अनुपात में रखें। जगह छोटी और सामान ज्यादा रख दिया तो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो राउंड नहीं लेती है, वो सर्कल नहीं ले पाती है, वो कुछ कर नहीं पाती है, कुछ समझा नहीं पाती है, कुछ अपना प्रभाव दिखा नहीं पाती है। तो जितना कम से कम सामान हो, सामान भी अच्छा हो, ऐसा नहीं कुछ भी रखें, कुछ भी भर के रखें, उनका असर पड़ता है। बहुत सारे लोग अपने घर में पुरानी चीजें जमा करके रखते हैं, जो चीजें इस्तेमाल में नहीं है वो भी घर में कहीं ना कहीं पड़ी हुई है। तो क्या ऐसी चीजों को पूरी तरह से डिस्कार्ड बिल्कुल 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 निकाल देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। चाहे उसकी कीमत 500 रुपये होगी, यदि वो हटा देंगे तो हो सकता है कि आपको 5 लाख की प्राप्ति हो जाए। तो लोग रखते हैं कि नहीं कीमती है, फेंक, असमंजस पर रहते हैं कि बड़ी काम की चीज़ है, बाप दादाओं की चीज़ है। तो जहाँ तक सेंटीमेंट की बात है वहाँ मेरा विरोध नहीं है, पर जो काम की नहीं है तो किसी को दे दें। काम की नहीं मतलब आपके उपयोग में नहीं आ रही है, हो सकती है बहुत काम की हो, पर आपके उपयोग में वर्षों से नहीं आ रही है, आपने संजो के रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप अपनी गलती पर हैं, इससे आपको बहुत बहुत नुकसान होगा और आप नुकसान भोग रहे हैं। चलिए, ये एक पते की बात हमें आज बताया डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब ने कि वो चीज जो इस्तेमाल की ना हो आपके, और घर में बहुत सालों से या बहुत जमाने से पड़ी हो, या फिर आप इस सोच में हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी दिन इसे निकाल देंगे, हटा देंगे, तो जितना जल्द हो सके आप उसको निकाल दीजिए। घर जितना खाली हो, जितना खुला खुला हो, उतना ही बेहतर होगा आपके लिए वास्तु के अनुसार। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए प्रेम गुप्ता जी, आपने बहुत सही तरीके से समझाया कि कम से कम हम अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, और एक बार घर में हमें जब पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी तो यकीनन हम बाहर के भी वातावरण को पॉजिटिव, इससे यानी वर्तमान अच्छा होगा, वर्तमान अच्छा होगा तो उसका भूतकाल अच्छा होगा, जिसका वर्तमान अच्छा है और भूतकाल अच्छा है उसका भविष्य बेहतर होगा, 100% होगा। बिल्कुल। अब आज आपकी राशि में क्या है ये भी हम जानेंगे डॉक्टर प्रेम गुप्ता साहब से कि आज के अनुसार लोगों के दिन राशि के अनुसार जी कैसा रहने वाला है। वैसे आज का दिन ठीक ठीक है, ना तो बहुत बढ़िया है ना बहुत खराब है। नवरात्रि का 6ठा दिन है, नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, ये बहुत अच्छी बात है। और कहना चाहिए उत्तरायण है, चैत्र का महीना है, शुक्ल पक्ष है। तो वैसे तो ये दिन जो है वो ठीक ठीक है, खराब भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। राशियों के आधार पे यदि हम बात करें तो मेष राशि जो नंबर 1 पे आती है सीक्वेंस में, तो मेष राशि के जो जातक हैं वो 12 बजे तक अपना सारा काम कर लें। जो उन्हें अच्छे अच्छे काम करने हैं, कहीं कोई एप्लीकेशन करनी है, कोई निर्णय लेना है, कोई एक्शन लेना है, तो 12 बजे के पहले ले लें। 12 बजे के बाद में उनका समय ठीक नहीं है, यानी वो जो कुछ भी करेंगे उसमें असफलता मिलेगी। वो जो सोच रहे हैं वैसा कुछ होगा नहीं 12 बजे के बाद। तो 12 से पहले वाले जो भी काम निपटाना है आपको 12 बजे से पहले आप निपटा लें। 12 बजे के बाद थोड़ी सी तकलीफ है जी। और इसके बाद में जो आता है सेकंड नंबर वृष राशि। तो वृष राशि के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है।
उन्हें जो भी करना है, जैसे निर्णय लेने हैं, किसी से मिलना है, कोई बात करनी है, तो सारे काम जितने भी हैं वो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन उनके लिए बड़ा समर्थक है और बड़ा शुभ दिन है जी। थर्ड नंबर पे आती हैं अपने कहना चाहिए मिथुन राशि। तो मिथुन राशि जो है ये भी आज के लिए बहुत अच्छा दिन है, ऐसे दिन बहुत कम आते हैं। तो मिथुन राशि वालों को भी आज अपने जो भी पैसा कहीं से मांग, मतलब धन के मामले में कहीं धन रुका हुआ है तो धन वहाँ से यदि कहेंगे तो वो धन पैसा आ जाएगा, थोड़ी कोशिश भी करेंगे तो वो काम हो जाएगा। यदि कोई फ्लैट परचेस करना है, कोई भी अच्छा निर्णय लेना है, कहीं कोई प्रस्ताव रखना है, तो उनको ऐसा रहेगा कि आज पॉजिटिव ही उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपके पैसे कहीं बाकी हो, बकाए हो, तो आज जरूर आप लेने चले जाएं, आपको पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल, आज का दिन उनके लिए बड़ा मंगलदायक है। और इसके बाद में आते हैं कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों का दिन आज बहुत ही खराब है। उन्हें किसी भी तरह की कोई रिस्क लेनी नहीं चाहिए, कहीं कोई जहाँ तक हो सके वाद विवाद में नहीं पड़े, किसी को समझाएं नहीं, हस्तक्षेप नहीं करें, इंटरफेयर नहीं करें, उलझे नहीं, जहाँ तक हो सके अपने आप को आज पूरे दिन शांत भाव से समाप्त कर दें तो उनके लिए ठीक रहेगा। कर्क राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा बेहतर नहीं है, लेकिन आप अगर सुकून से रहें, इत्मीनान से रहें, किसी से बहुत ज्यादा बातचीत न करें, तो आज का दिन आपका भी बेहतर गुजर जाएगा जी। बिल्कुल। इसके बाद में सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मध्यम है, न बहुत अच्छा है न बहुत खराब है। थोड़ी गंभीरता से दिन गुजारें आज, ज़्यादा अपने कोई रिस्क लेनी भी नहीं है और ज़्यादा किसी के चक्कर में आना भी नहीं है। मध्यम दिन है तो उनके लिए सिंह राशि के लिए दिन सो है, बिल्कुल राशि ठीक के है लिए। जी। चलिए, इसके बाद में कन्या राशि। कन्या राशि वालों का दिन आज ठीक है। इन्हें जो रुके हुए काम हैं उन पे ध्यान देना चाहिए, उन्हें सफलता मिलेगी। जो शरीर में बीमारी वगैरह है उसके लिए कोई डॉक्टर पर जाना है, करना है, तो अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद में अपने आ जाते हैं कन्या राशि के बारे में मैंने बताया, तुला राशि। तुला राशि वाले भी आज के लिए ठीक है, उनका दिन भी ठीक ठाक है, तो कोई भी काम करना है तो अच्छे ढंग से कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं है, खराब भी नहीं है। इसके बाद में वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत खराब है, उन्हें बहुत सावधानी बरतनी है, कोई रिस्क लेनी नहीं है, वाहन चलाना नहीं है, कोर्ट कचहरी के झगड़े में पड़ना नहीं है, किसी को धमकी देनी नहीं है, शांत भाव से रहना है। यह है वृश्चिक राशि। इसके बाद में आती है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक है, उन्हें मध्यम दिन है, आराम से काम करना चाहिए। कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है या किसी को कर्जा देना है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, वैसे ठीक है। इसके बाद में आती है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए दिन आज का बहुत खराब है। इन्हें बिल्कुल भी कोई भी तरह की रिस्क लेनी नहीं है, किसी के पछड़े में पड़ना नहीं है, किसी की जमानत देनी नहीं है, मकान वगैरह कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, क्योंकि आज के दिन उनके जो निर्णय लेंगे वो ठीक नहीं जाएंगे। इसके बाद में आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि ठीक है, इन्हें आज का दिन ठीक ठाक गुजरेगा। पुराने जो इनके कामकाज हैं वो पूरे होंगे, उन्हें पूरी कोशिश करनी है। और इसके बाद में जो अंतिम राशि है वो है मीन। मीन राशि वालों के लिए दिन आज का अच्छा नहीं है, उन्हें भी सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए, कुल मिला के ये है कि किसी के दिन आज अच्छे हैं और जिनके दिन आज अच्छे नहीं है, कल का दिन उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो उसके लिए आप कल तक इंतजार कीजिए। आज की चाय पे बस इतनी ही चर्चा, लेकिन आपसे वादा है कि कल की चाय पर जरूर मुलाकात होगी। डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों से वादा है कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अशरफ करीम को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें सहारा समय मुंबई, सहारा।